नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज 30 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला फैक्ट है वो ये है कि हाल ही में 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक हाल ही में एमपी के भोपाल में आयोजित की गई। तो कहाँ पर? मध्य प्रदेश में इसको आयोजित किया गया अभी हाल ही में। और ये कौन से नंबर की थी? तो ये 63वें नंबर की थी। इसके अध्यक्ष था जो खान मंत्रालय के सचिव है श्री वी.एल. कांथा राव, इसके द्वारा की गई थी। इसका नाम आपने सुना ही होगा, जीएसआई का नाम, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो अगर इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1851 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो श्री जनार्दन प्रसाद जी है। कौन है? श्री जनार्दन प्रसाद जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है जीएसआई के। तो कई बार पूछा जाता है कि जीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये सब कुछ। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में लॉन्च किया जाएगा। तो कहां पर लॉन्च किया जाएगा? ये विद्यार्थी कुछ इमेज भी आपको दिखाई दे रही है। तो ये आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में होगा विद्यार्थियों, इसको लॉन्च किया जाएगा अभी हाल ही में। आईआईटी इंदौर के द्वारा उज्जैन में सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है 2023 में। मंजूरी के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जी है वर्तमान में। और इसका नाम होगा विद्यार्थियों डीप टीच रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस, इसका नाम होगा। भारत में आईआईटी संस्थाओं की बात करें तो 23 आईआईटी संस्थान है। आईआईटी का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। आगे देखिएगा, हाल ही में जो निर्मला सीतारमण जी है वो लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली पेश करने की तरफ जा रही है। 1 फरवरी को पेश करेगी विद्यार्थियों। तो ऐसा पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री हो जाएगी जो सबसे अधिक बार इन्होंने बजट पेश किया है। हालांकि पहले नंबर पे जो आएगा वो तो कौन आएगा? मोरारजी देसाई का नाम आएगा, इन्होंने 10 बार किया था। और दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी बनी है, सबसे जो ज्यादा बार बजट पेश करने वाली बन गई है, वो निर्मला सीतारमण जी बन गई है। इन्होंने विद्यार्थियों 5 बार का तो आम बजट, और इस बार जो पेश किया जा रहा है वो अंतरिम बजट है। कौन सा है? अंतरिम बजट है, ध्यान रखिए। तो बजट 2024-25 1 फरवरी 2024 को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार छठा बजट पेश करने के लिए तैयार है। और 5 आम बजट और 1 अंतरिम बजट मैंने बता ही दिया। पूर्व प्रधानमंत्री जो जो मोरारजी देसाई उनका नाम है, उन्होंने अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल के रूप में 1959 से लेकर 1964 के दौरान ऐसा पहले भी करने वाले थे विद्यार्थियों। मोरारजी देसाई के नाम सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड नाम है। तो सबसे ज्यादा बजट पेश किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया। हालांकि वो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं पहले। आगे देखो, हाल ही में 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क डे कब मनाया गया विद्यार्थियों? तो इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? सीमा शुल्क प्रशासन के नेतृत्व, मार्गदर्शन और समर्थन को बढ़ावा देना। इस दिवस को विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना के दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अब इसकी जो थीम थी इस बार की, जो 2024 वाला, तो इसकी थीम थी कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद द प्रपोज। इस बार किसकी थीम थी विद्यार्थियों? इसके अलावा WCO चर्चा में आ गया, यानी कि विश्व सीमा शुल्क संगठन चर्चा में आ गया। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में आ गया। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसका पूरा नाम बता ही दिया आपको, क्या इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1953 को हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष ये अपना 26 जनवरी को स्थापना दिवस ही मनाता है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इयान सोंदर्स इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। आगे देखिएगा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई है। तो $3 ट्रिलियन वाली पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बन गई है। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट $3 ट्रिलियन यानी करीब 249.40 लाख करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू को पार कर लिया है इसने। मार्केट वैल्यू के लिहाज से दुनिया की टॉप 3 कंपनियों का नाम पूछा जाए तो पहला नाम आता है एप्पल का, और दूसरा नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट का, और तीसरा आता है सऊदी आरामोका का, जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है। और माइक्रोसॉफ्ट में कौन सी? सॉफ्टवेयर। और एप्पल में कौन सी? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आगे देखिएगा, हाल ही में अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा सुनाई गई,
जिस प्रकार आपने सुना होगा फांसी की सजा दी जाती है, इसी प्रकार ये नाइट्रोजन गैस से विद्यार्थियों मृत्यु दंड दिया गया है। देखो इस प्रकार से ऐसे एक बेड पे लेटा दिया गया, बेल्ट वगैरह उसको पहना दी गई है, और नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन गैस छोड़ी जा रही, इससे इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार का ऐसा आदेश दिया वहां के कोर्ट ने। देखिए 25 जनवरी को अमेरिका के अल्बामा राज्य, देखो अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य, कितने हैं, 50 राज्य हैं, और राज्यों में की भी वहां पे नागरिकता होती है, और राज्यों में वहां पे अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, और पूरा अमेरिका तक का तो होता ही है, वो बात एक अलग है, जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट होता है उस प्रकार वहां पर भी होता है। लेकिन भारत के राज्य और अमेरिका के राज्यों में थोड़ा अंतर है। तो वहां का एक राज्य है, उसका नाम है अल्बामा, और वहां के एक व्यक्ति है जिसका नाम केनेथ स्मिथ, उनको नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई थी विद्यार्थियों अभी हाल ही में। तो इनका व्यक्ति का नाम भी याद रखना आप, केनेथ स्मिथ, और कौन से राज्य में दी गई, कौन से प्रांत में दी गई, अल्बामा प्रांत में दी गई वहां के अमेरिका के, ध्यान रखना। और स्मिथ, जो केनेथ स्मिथ है, इस सजा से बचने के लिए उन्होंने गुरुवार देर रात अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी लास्ट मिनट अपील की थी, जिसे वहां के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खारिज कर दिया था। आगे देखिएगा, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट जारी की है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए कब जारी की गई, 24 जनवरी 2024 को इसको जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो वेस्ट बंगाल एक पंचायती राज पर 25.14 लाख रुपए खर्च कर रहा है, और जबकि गुजरात महज 3.34 लाख रुपए ही खर्च कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देखें, टॉप 3 राज्यों को देखें तो पहले नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, दूसरे पे आता है बिहार, और तीसरे पे आता है हिमाचल प्रदेश। यानी गुजरात की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है इस रिपोर्ट के अनुसार। आगे देखिए, हाल ही में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2024 की पूर्व संध्या पर कुल 1132 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो कितनों को किया गया विद्यार्थियों, 1132 कर्मियों को किया गया। देखिए इसमें पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कर्मी इसमें शामिल हैं। इसमें वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक 2 को दिया गया, और 2 किस किस को दिया गया, जो सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ के 2 हेड कांस्टेबल है, जो स्वर्गीय सांवला राम बिश्नोई और स्वर्गीय शिशु पाल सिंह है, उनको मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार दिया गया है, और वीरता पदक 275 को दिया गया है। इसी प्रकार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक 102 को दिया गया है, सराहनीय सेवा के लिए 753 को ये दिया गया है। आगे देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो कितनों को किया गया, 31 को किया गया। देखिए जीवन रक्षा पदक मुख्यतः यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने में मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। अगर बात करें जीवन के सभी क्षेत्रों में जुड़े व्यक्ति इन पुरस्कारों के पात्र होते हैं। सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक 2024-3 को मिला, उत्तम जीवन रक्षा पदक किसको मिला, 7 को मिला, और जीवन रक्षा पदक मिला 21 को। इस प्रकार अगर टोटल हम देखते हैं तो कितने हो जाते हैं विद्यार्थियों, ये हो जाते हैं 31। देख लो, काउंट भी कर लो आप अगर थोड़ा आगे पीछे हो आंकड़े तो। देखो 21 और 7 28 हो गया, 28 और 3 31 हो गया ना। राष्ट्रपति, ये सारी बात मैं बता ही चुका हूँ बाकी की। हाल ही में 25 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। देखिए आपने सुना होगा 4 प्रकार के नागरिक सम्मान दिए जाते हैं। कितने, 4 प्रकार के नागरिक सम्मान दिए जाता है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। कौन सा होता है, भारत रत्न होता है। और उसके बाद में आता है पद्म विभूषण, फिर उसके नीचे आता है पद्म भूषण, फिर उसके बाद में चौथे नंबर का आ जाता है पद्म श्री। तो इस प्रकार ये 4 नागरिक सम्मान हो जाते हैं। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, और चौथा पद्म श्री। ये 4 हो जाते हैं ना। देखिए भारत रत्न इस बार एक व्यक्ति को दिया गया, कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है। हालांकि आगे इसका एक पर्सन भी आने वाला है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। पद्म विभूषण दिए गए 5 को, पद्म भूषण दिया गया विद्यार्थी 17 को, और पद्म श्री दिए गए 110 को। हाल ही में 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, ये पूछा जाए आपसे तो इसका जवाब होगा भारत लोकतंत्र की मातृका। तो ये इसकी थीम थी, इस बार की थीम जरूर याद रखना। और 75वें नंबर का गणतंत्रता दिवस मनाया गया है इस बार। कौन से नंबर का, 75वें नंबर का। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर भारत को एक गणराज्य यानी कि रिपब्लिक घोषित किया गया था, उसी की याद में इसको मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है, और भारत की सेनाओं और पुलिस के द्वारा कर्तव्य पथ, जिसका पुराना नाम राजपथ मिलता है दिल्ली में, परेड होती है। और 26 जनवरी
2024 को गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि आए थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए थे विद्यार्थियों। इन्होंने जयपुर वगैरह की भी यात्रा की थी। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले छठे फ्रांसीसी नेता बन गए, यानी कि इनसे पहले 5 व्यक्ति आ चुके हैं भारत में मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगर बात करें हमें इमैनुअल मैक्रोन की, तो ये राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित एट होम रिसेप्शन में भी इन्होंने भाग लिया। साथ ही में भारत में इन्होंने कई जगह की यात्रा की, जैसे आमेर किला है, जंतर मंतर और जयपुर में हवा महल इत्यादि। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इनकी बैठक हुई। इसके अलावा बात करें राजपथ दिल्ली, या जिसका वर्तमान नाम कर्तव्य पथ है, उस पर पहली परेड 1955 में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल है मलिक गुलाम मोहम्मद, ये उस समय मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो 1955 में पाकिस्तान वालों को हमने बुलाया था। गणतंत्र दिवस 2023 की बात करें तो उस समय पिछली बार मुख्य अतिथि कौन थे, तो मिस्र यानी इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे विद्यार्थियों, वो पिछली बार थे। और इनका नाम क्या है, अब्देल फतेह अल सीसी। ये तो मिस्र के राष्ट्रपति थे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना। आगे देखिए, का हो गया। देखो, हाल ही में नामीबियाई चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया। कितनों को दिया? 3 शावकों को जन्म दिया विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, थोड़ा गला टकरा, पानी पी लेता हूं। आगे देखो, अफ्रीकी देश में नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को एमपी का जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें 8 चीते लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे? नामीबिया से लेकर आए थे विद्यार्थियों 17 सितंबर 2022 को। इस दिन मोदी जी का जन्म दिवस होता है, इस अवसर पर लेकर आए थे चीते। और उनमें से ज्वाला नामक जो मादा चीता है उसने अभी हाल ही में 3 शावकों को जन्म दे दिया। कितनों को दे दिया? तो कितने बच्चे हो गए इनके? 3 हो गए विद्यार्थियों। तो 3 शावक और हो गए। ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसमें आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता भी चला रखा है। उसके तहत दक्षिण अफ्रीका से 100 चीते लाने का परियोजना है। ऐसा प्रोजेक्ट है कि 100 चीते और लाए जाएंगे। इसके अलावा हाल ही में भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम साइक्लोन शुरू हुआ। तो साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में इजिप्ट और भारत की सेना के बीच में हुआ है। और ये हुआ कहां पर है? मिस्र में हुआ है। और कब हुआ है? 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2024 तक ये चल रहा है। इस बार इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण हो चुका है भारत और मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का। पहला संस्करण कहां हुआ था? तो भारत में। देखो, पहला संस्करण हुआ भारत में, और जो दूसरा संस्करण हो रहा है ये कहां पर हो रहा है? मिस्र में। कहां हो रहा है? मिस्र में हो रहा है विद्यार्थियों। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूए के बीच में हुआ था अभी थोड़े दिन पहले ही। तो डेजर्ट साइक्लोन अलग है, और अगर केवल साइक्लोन की बात करें तो ये इजिप्ट और भारत के बीच में होता है। हाल ही में स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है विद्यार्थियों। फिनलैंड बना था 31वां, और अब 32वां कौन सा बन गया है? स्वीडन बन गया है। तो ये भी थोड़ा फैक्ट याद रखना, यहाँ से कई बार प्रश्न बनने की संभावना रहती। तुर्की की जो संसद है उसने स्वीडन के जो नाटो सदस्यता है उसकी बोली को मंजूरी दे दी अभी हाल ही में। तुर्की संसद की मंजूरी के बाद तुर्की के जो राष्ट्रपति है एर्दोगन इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना देंगे। और नाटो के कानून के अनुसार नए सदस्यों को शामिल करने के लिए वर्तमान के सभी सदस्यों की मंजूरी आवश्यक होती है जब जाके। तो अभी हाल ही में किसको विद्यार्थियों? स्वीडन को इसमें शामिल कर लिया गया है। इससे पहले फिनलैंड को शामिल किया गया था। फिनलैंड इसमें शामिल होने वाला 31वां नंबर का बना था, और स्वीडन कौन सा नंबर का बन गया? 32वां। तो अगर हम देखें अभी नाटो के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट, तो नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम होता है। कई बार पूरा नाम भी पूछा जाता है। और हिंदी में बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है ये। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो जेम्स स्टालेनबर्ग है। और इसकी स्थापना जब हुई थी 1949 में, तो उस समय इसमें सदस्य राष्ट्र थे 12। कितने थे? 12। लेकिन वर्तमान में हो गए 32। और 32वें नंबर का कौन सा है विद्यार्थियों? तो ये आपको इसका नाम इसमें ऐड कर लेना। कौन सा? स्वीडन 32वां है और फिनलैंड 31वां है। ये थोड़े से याद रखना है। और वैसे तो पूरी लिस्ट ही पता होना चाहिए कि कौन नाटो का सदस्य है, कौन नाटो का सदस्य नहीं है। इसके अलावा हाल ही में बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया? एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया, और उनका नाम क्या? कर्पूरी ठाकुर। विद्यार्थियों, बहुत इंपोर्टेंट पर्सन है, यहां से पर्सन बनने की पूरी संभावना रहेगी, ध्यान रखिए। ये आपको जो इमेज दिखाई दे रही है ये पत्थर टाइप का दिखाई दे रहा है, ये है भारत रत्न। ये क्या है?
भारत रत्न है। और ये जो इमेज दिखाई दे रही है ये कर्पूरी ठाकुर जी है, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहुत इनको जननायक भी कहा जाता है बिहार का। देखिए इनके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट है, इनको ध्यान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोवी जयंती के एक दिन पहले यानी कि 23 जनवरी को ये घोषणा की थी, जब इनकी विद्यार्थी कर्पूरी ठाकुर की जो सोवी जयंती थी उससे एक दिन पहले, क्या इनकी जयंती आती है 24 जनवरी को। कब आती है? 24 जनवरी को। ये 2 बार बिहार के और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और साथ ही में एक बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो एक बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के। वे पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखें इनका तो 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक, और दूसरा 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1979 तक। 2 बार इनका कार्यकाल रहा, दोनों बार ये पूरा कर नहीं पाए थे विद्यार्थी। और मुख्यमंत्री ये रहे 5 मार्च 1967 से लेकर 31 जनवरी 1968 तक। इन्होंने बिहार के सामाजिक न्याय का मसीहा भी कहा जाता है, इनको जननायक की उपाधि के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो केवल बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल के रूप में साबित हुए थे। देश में सबसे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात कही। साथ ही में एजुकेशन में अंग्रेजी जो भाषा है उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने मैट्रिक तक की जो पढ़ाई है उसको फ्री कर दिया गया। उन्होंने बिहार में उर्दू दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है इनका, इसलिए इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा, हाल ही में 24 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया गया। तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2018 में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया। 2018 में कहा गया कि प्रतिवर्ष 24 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2019 को मनाया गया, क्योंकि 18 में घोषणा हुई थी और तो उस 18 में तो घोषणा हुई है, और मनाया कब गया? पहली बार 2019 में। इस बार 2024 में जब इसको मनाया गया, 2024 में 24 जनवरी को मनाया गया, तो इसकी थीम थी लर्निंग फॉर सस्टेनेबल पीस। तो ये विद्यार्थी याद रखना। यूनेस्को ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उत्सव को घृणास्पद भाषण का मुकाबला करने में शिक्षा और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए समर्पित किया है। आगे देखिएगा, हाल ही में अफ्रीकी देश जिसका नाम कैमरून है, उसमें बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो कहां पर ये कार्यक्रम शुरू किया गया? कैमरून में। और कैमरून कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है वहां पर। कैमरून के ऐतिहासिक कार्यक्रम का लक्ष्य 2 वर्षों में 2.5 लाख बच्चों को मलेरिया से मुक्त करना है। और मास्की रिकट्स 2021 में स्वीकृत दुनिया का पहला मलेरिया टीका बना था। अगर बात करें इसके अलावा अफ्रीका देश का जो केप वर्दे देश है, अफ्रीकी देश केप वर्दे, उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया से मुक्त उसको घोषित कर दिया गया था। तो कौन से को घोषित किया गया था? केप वर्दे, ये भी अफ्रीकी कंट्री था। इसके अलावा कैमरून का नाम अभी चर्चा में रहा है, तो ये यहाँ पर टीका कार्यक्रम चालू किया गया। इसके अलावा अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी बरावले हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे, अब ये बन गए सुप्रीम कोर्ट के, पहले हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए। ध्यान रखना, ये वर्तमान में कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। अब सर्वोच्च न्यायालय में दलित समुदाय के तीसरे मौजूदा न्यायाधीश हो जाएंगे, तीसरे नंबर के। ध्यान रखना, दलित। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 3 अन्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो है 50वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के, और उनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। क्या? सॉरी, डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ उनका पूरा नाम है, 50वें नंबर के हैं। और इनकी जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 65 वर्ष होती है। कितनी? 65 वर्ष। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? तो भाग 5 में मिलता है। आर्टिकल की बात करें तो 124 से लेकर 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। अब देखिए विद्यार्थियों, एक मोटिवेशनल कोड है, तो नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू मित्रों।